नमस्कार दोस्तों, एएस के स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। लियो टॉल्स्टॉय की कहानी कितनी जमीन। दो बहनें थीं। बड़ी का कस्बे में एक सौदागर से विवाह हुआ था। छोटी देहात में एक किसान के घर ब्याह गई थी। बड़ी का अपनी छोटी बहन के यहाँ आना हुआ। निबटकार दोनों जनी बैठी तो बातों का सूत चल पड़ा। बड़ी अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। देखो कैसे आराम से हम रहते हैं, फैंसी कपड़े और ठाट के सामान, स्वाद स्वाद की खाने पीने की चीजें और फिर तमाशे, थिएटर, बाग बगीचे। छोटी बहन को बात लग गई। अपनी बारी पर उसने सौदागर की जिंदगी को हे बताया और किसान का पक्ष लिया। कहा, मैं तो अपनी जिंदगी का तुम्हारे साथ अदला बदला कभी ना करूं। हम सीधे साधे और रूखे से रहते हैं, तो क्या चिंता फिक्र से तो छूटे हैं। तुम लोग सजी धजी रहती हो, तुम्हारे यहाँ आमदनी बहुत है, लेकिन एक रोज वह सब हवा भी हो सकता है। जी कहावत है ही, हानि लाभ दुई जुड़वा भाई। अक्सर होता है कि आज तो अमीर है और कल वही टुकड़े को मोहताज है, पर हमारे गांव के जीवन में यह जोखिम नहीं है। किसान जिंदगी फूली और चिकनी नहीं दिखती तो क्या, उम्र लंबी होती है और मेहनत से तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। हम मालदार ना कहलाएंगे, लेकिन हमारे पास खाने की कमी कभी भी ना होगी। बड़ी बहन ने ताने से कहा, बस बस, पेट तो बैल और कुत्ते का भी भरता है, पर वह भी कोई जिंदगी है। तुम्हें जीवन में आराम, अदब और आनंद का क्या पता। तुम्हारा मर्द जितनी चाहे मेहनत करे, जिस हालात में तुम जीती हो उसी हालात में मरोगे। वहीं चारों तरफ गोबर, भूस, मिट्टी, और यही तुम्हारे बच्चों की किस्मत में बधा है। छोटी ने कहा, तो इसमें क्या हुआ। हाँ, हमारा काम चिकना चुपड़ा नहीं है, लेकिन हमें किसी के आगे झुकने की भी तो जरूरत नहीं है। शहर में तुम हजार लालच से घिरी रहती हो। आज नहीं तो कल की क्या खबर है। कल तुम्हारे आदमी को पाप का लोभ, जुआ, शराब और दूसरी बुराइयां फंसा सकते हैं। तब घड़ी भर में सब बर्बाद हो जाएगा। क्या ऐसी बातें अक्सर होती नहीं हैं? घर का मालिक दीना ओसारे में पड़ा औरतों की यह बात सुन रहा था। उसने सोचा कि बात तो खरी है। बचपन से माँ धरती की सेवा में हम इतने लगे रहते हैं, कोई व्यर्थ की बात हमारे मन में घर नहीं कर पाती है। बस है तो मुश्किल एक, वह यह है कि हमारे पास जमीन काफी नहीं है। जमीन खूब हो तो मुझे किसी की परवाह ना रहे, चाहे शैतान ही क्यों ना हो। वहीं कोने में शैतान दुबका बैठा था। उसने सब कुछ सुना। वह खुश था। किसान की बीवी ने गांव की बड़ाई करके अपने आदमी को डींग पर चढ़ा दिया। देखो ना, कहता था कि जमीन खूब हो तो फिर चाहे शैतान भी आ जाए तो परवाह नहीं। शैतान ने मन में कहा कि अच्छा हजरत, यही फैसला सही, मैं तुमको काफी जमीन दूंगा और देखना है कि उसी से तुम मेरे चुंगल में होते हो कि नहीं। गांव के पास की जमींदारी के मालकिन की कोठी थी। कोई 300 एकड़ उनकी जमीन थी। उनके अपने असामियों के साथ बड़े अच्छे संबंध रहते आए थे, लेकिन उन्होंने एक कारिंदा रखा जो पहले फौज में रहा था। उसने आकर लोगों पर जुर्माने ठोकने शुरू कर दिए। दीना का यह हाल था कि वह बहुतेरा करता, पर कभी तो उसका बैल जमींदारी की चरी में पहुंच जाता, कभी गाय बगिया में चरती पाई जाती, और नहीं तो उनकी रखाई हुई घास में बछिया बछड़ा ही जा मुंह मारते। हर बार दीना को जुर्माना उठाना पड़ता। जुर्माना तो वह देता, पर बेमन से। वह कुनमुनाता और चिढ़ा हुआ सा घर पहुंचता और अपनी सारी चिढ़ घर में उतारता। पूरे मौसम कारिंदे की वजह से उसे ऐसा त्रास भुगतना पड़ा। अगले जाड़ों में गांव से खबर हुई कि मालकिन अपनी जमीन बेच रही हैं और मुंशी इकराम अली से सौदे की बात चल रही है। किसाने सुनकर चौकन्ने हुए। उन्होंने सोचा कि मुंशी जी की जमीन होगी तो वह जमींदार के कारिंदे से भी ज्यादा सख्ती करेंगे और जुर्माने चढ़ाएंगे, तो हमारी तो गुजर बसर इसी जमीन पर है। यह सोचकर किसान मालकिन के पास गए। कहा कि मुंशी जी को जमीन ना दीजिए, हम उससे बढ़ती कीमत पर लेने को तैयार हैं। मालकिन राजी हो गई। तब किसानों ने कोशिश की कि मिलकर गांव पंचायत की तरफ से वह सब जमीन पर जा से, ताकि सब की बनी रहे। 2 बार इस पर विचार करने को पंचायत जुड़ी, पर फैसला ना हुआ। असल में शैतान की सब करतूत थी। उसने उनके बीच फूट डाल दी थी। बस तब वे मिलकर किसी एक मत पर आ ही नहीं से। तय हुआ कि अलग अलग करके ही वह जमीन ले ली जाए, हर कोई अपने वित्ते के हिसाब से ले। मालकिन पहले की तरह इस बात पर भी राजी हो गई। इतने में दीना को मालूम हुआ कि एक पड़ोसी इकट्ठी 50 एकड़ जमीन ले रहा है और जमींदारी राजी हो गई है कि आधा रुपया अभी नकद ले ले, बाकी साल भर बाद चुकता हो जाएगा। दीना ने अपनी स्त्री से कहा कि और जने जमीन खरीद रहे हैं, हमें भी 20 या इतने एकड़ जमीन लेनी चाहिए। जीना वैसे बाहर हो रहा है
और वह करिंदा जुर्माने पर जुर्माने करके हमें बर्बाद ही कर देगा। उन दोनों ने मिलकर विचार किया कि किस तरकीब से जमीन खरीदी जाए। तो कलदार तो उनके पास बचे हुए रखे थे। एक उन्होंने उम्र पर आया अपना बछड़ा बेच दिया, कुछ माल बंधक रखा, अपने बड़े बेटे को मजदूरी पे चढ़ाकर उसकी नौकरी के मुद्दे कुछ रुपया पेशगी ले लिया, बाकी बचा अपनी स्त्री के भाई से उधार ले लिया। इस तरह कोई आधी रकम उन्होंने इकट्ठी कर ली। इतना करे, दीना ने एक 40 एकड़ जमीन का टुकड़ा पसंद किया, जिसमें कुछ हिस्से में दरख्त भी खड़े थे। मालकिन के पास उसका सौदा करने पहुंचा। सौदा पट गया और वहीं के वहीं नकद उसने साई दे दी। फिर कस्बे में जाकर लिखापढ़ी पक्की कर ली। अब दीना के पास अपनी निजी जमीन थी। उसने बीज खरीदा और इसी जमीन पर बोया। इस तरह अब वह खुद जमींदार हो गया। इस तरह दीना काफी खुशहाल था। उसके संतोष में कोई कमी न रहती, अगर बस पड़ोसियों की तरफ से उसे पूरा चैन मिल सकता। कभी कभी उसे खेतों पर पड़ोसियों के मवेशी आ चढ़ते। दीना ने बहुत विनय के साथ समझाया, लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ। उसके बाद और तो और घोसी छोकरे गांव की गाय को दिन दहाड़े उसकी जमीन में छोड़ देने लगे। रात को बैल खेतों की नुकसान करते। दीना ने उनको बार बार निकलवाया और बार बार उनके मालिकों को माफ किया। एक अरसे तक वह धीरज रखे रहा और किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लेकिन कब तक? आखिर उसका धीरज टूट गया और उसने अदालत में दरख्वास्त दी। मन में जानता तो था कि मुसीबत की वजह असली यह है कि और लोगों के पास जमीन की कमी है। जानबूझकर दीना को सताने की मंशा किसी की नहीं है, लेकिन उसने सोचा कि मैं इस तरह नरमी दिखाता जाऊंगा तो वे लोग शह पाते जाएंगे और मेरे पास जितना है सब बर्बाद कर देंगे। नहीं, उनको एक सबक सिखाना चाहिए। सो उसने ठान ली, एक सबक दिया। दूसरा नतीजा यह है कि 2-3 किसानों पर अदालत से जुर्माना हो गया। इस पर तो पास पड़ोस के लोग दीना से कीना रखने लगे। अब कभी कभी जानबूझकर भी तंग करने के लिए अपने मवेशी उसके खेत में छोड़ देते। एक आदमी गया और उसे जरूरत अगर घर में ईंधन की थी तो उसने रात में जाकर 7 पूरे शीशम के दरख्त काट गिराए। दीना ने सवेरे घूमते हुए देखा कि पेड़ कटे हुए पड़े हैं, वे धरती से सटे हैं और उनकी जगह खड़े ठूंठ मानो दीना को चिढ़ा रहे हैं। देखकर उसे तैश आ गया। उसने सोचा कि अगर दुष्ट ने एक यहाँ का तो दूसरा दूर का पेड़ काटा होता तो भी गनीमत थी, लेकिन कमबख्त ने आसपास के सब पेड़ काटकर बगिया को वीरान कर दिया। पता लगे तो खबर लिए बिना न छोड़ो। उसने जानने के लिए सिर खुजलाया कि यह करतूत किसकी हो सकती है। आखिर तय किया कि हो ना हो यह घुन्नू होगा और कोई ऐसा नहीं कर सकता। यह सोच धुन्नू की तरफ गया कि शायद कुछ सबूत मिल जाए, लेकिन वहाँ कुछ चोरी का सबूत नहीं मिला और आपस में कहा सुनी और तेजा तेजी के सिवा कुछ नतीजा ना निकला। तो भी उसे मन में पक्का विश्वास हो गया कि धुन्नू ने यह किया है और जाकर रपट लिखा दी। धुन्नू की पेशी हुई, मामला चला, एक अदालत से दूसरी अदालत हुई। आखिर में धुन्नू बरी हो गया क्योंकि कोई सबूत और गवाह ही नहीं थे। दीना इस बात पर और भी झल्ला उठा और अपना गुस्सा मजिस्ट्रेट पर उतारने लगा। इस तरह दीना का अपने पड़ोसियों और अफसरों से मनमुटाव होने लगा, यहाँ तक कि उसे घर में भी आग लगाने की बातें सुनाई जाने लगी। हालांकि दीना के पास अब जमीन ज्यादा थी और जमींदारी में उसकी गिनती थी, पर गांव में और पेचों में पहला सामान न रह गया था। इसी बीच अफवाह उड़ी कि कुछ लोग गांव छोड़ छोड़कर कहीं जा रहे हैं। दीना ने सोचा कि मुझे तो अपनी जमीन छोड़ने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन कुछ और लोग अगर गांव छोड़ देंगे तो गांव में भीड़ कम होगी। मैं उनकी जमीन खुद ले लूंगा, तब ज्यादा ठीक रहेगा। अब तो जमीन की कुछ तंगी मालूम होती है। एक दिन दीना घर के ओसरे में बैठा हुआ था कि एक परदेसी सा किसान उधर से गुजरता हुआ उसके घर उतरा। वह वहाँ रात भर ठहरा और खाना भी वहीं खाया। दीना ने उससे बातचीत की कि भाई कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा दरिया सतलज के पास से आ रहा हूँ, वहाँ बहुत काम है। फिर एक में से दूसरी बात निकली और आदमी ने बताया कि उस तरफ नई बस्ती बस रही है। उसे अपने गांव के कई और लोग वहां पहुंचे हैं। वे सोसाइटी में शामिल हो गए हैं और हर एक को 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिली है। जमीन ऐसी उम्दा है कि उस पर गेहूं की पहली फसल जो हुई आदमी से ऊंची उसी बाले गई और इतनी घनी की दरात के एक काट में एक पुला बन जाए। एक आदमी के पास खाने को दाने ना थे, खाली हाथ वहां पहुंचा। अब उसके पास 2 गाय, 6 बैल और भरा खलिहान अलग। दीना के मन में भी अभिलाषा पैदा हुई। उसने सोचा
कि मैं यहाँ तंग संकरी सी जगह में पड़ा क्या कर रहा हूँ, जबकि दूसरी जगह मौका खुला पड़ा है। यहाँ की जमीन घर बार बेच बाच कर नकदी बना वहीं क्यों ना पहुँचूं और नए सिरे से शुरू करके देखूं। यहाँ लोगों की गिचपिच हुई जाती है, उससे दिक्कत होती है और तरक्की रुकती है, लेकिन पहले खुद जाकर मालूम कराना चाहिए कि क्या बात है। सो बरसात के बाद तैयारी करे। वह चल दिया। पहले रेल में गया, फिर सैकड़ों मील बैलगाड़ी पर और पैदल सफर करता हुआ सतलज के पार वाली जगह पर पहुंचा। वहां देखा कि जो उस आदमी ने कहा था सब सच है। सबके पास खूब जमीन है। हरेक को सरकार की तरफ से 20-20 एकड़ जमीन मिली हुई है। यह जो चाहे खरीद सकता है और खूबी यह है कि कौड़ियों के मूल जितनी चाहे जमीन और भी ले सकता है। सब जरूरी बातें मालूम कर दीना जाड़ों से पहले पहल घर लौट आया। आकर देश छोड़ने की बात सोचने लगा। नफे के साथ उसने सब जमीन बेच डाली, घर मकान मवेशी डंगर सबकी नकदी बना ली और पंचायत से इस्तीफा दे दिया और सारे कुनबे को साथ ले सतलज पार के लिए रवाना हो गया। दीना परिवार के साथ उस जगह पहुंच गया। जाते ही एक बड़े गांव की पंचायत में शामिल होने की अर्जी दी। पंचों की उसने खूब खातिर की और दावतें दी। जमीन का पट्टा उसे सहज मिल गया। मिली जुली जमीन में से उसे और उसके बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए 5 हिस्से यानी 100 एकड़ जमीन उसको दे दी गई। वह सब इकट्ठी नहीं थी, कई जगह टुकड़े थे। अलावा इसके पंचायती चारागाह भी उसके लिए खुला कर दिया गया। दीना ने जरूरी इमारतें अपने लिए खड़ी की और मवेशी खरीद लिए। शामलात जमीन में से ही उसको इतना मिल गया था कि पहले से तिगुनी, और जमीन उपजाऊ थी। वह पहले से कई गुना खुशहाल हो गया। उसके पास चराई के लिए खुला मैदान का मैदान पड़ा था और जितने चाहे वह ढोर रख सकता था। पहले तो वहाँ जमने और मकान बनवाने का उसर सहा। वह अपने से खुश था और उसे गर्व मालूम होता था। पर जब वह इस खुशहाली का आदी हो गया तो उसे लगने लगा कि यहाँ जमीन काफी नहीं है, और होती तो अच्छा था। पहले साल उसने गेहूं बोया और जमीन ने अच्छी फसल दी। फिर वह गेहूं को बोते जाना चाहता था, पर उसे लिए और पड़ती जमीन काफी ना थी। जो एक बार फसल दे चुकती थी वह उसे तरफ एक साथ दोबारा गेहूं नहीं देती थी। 1 या 2 साल उससे गेहूं ले सकते थे, फिर जरूरी होता था कि धरती को आराम दिया जाए। बहुत लोग ऐसी जमीन चाहने वाले थे, लेकिन सबके लिए आती कहाँ से। इससे बदाबदी और खींचतानी होती थी। जो संपन्न थे वो गेहूं उगाने के लिए जमीन चाहते थे, जो गरीब थे वे अपनी जमीन से जैसे तैसे पैसा वसूल करना चाहते थे ताकि टैक्स वगैरह अदा कर सके। दीना और गेहूं बोना चाहता था, इसलिए 1 साल के लिए किराए पर उसने और जमीन ली। खूब गेहूं बोया और फसल भी खूब हुई, लेकिन जमीन गांव से दूर पड़ती थी और गल्ला मिलों से दूर गाड़ी में भर भर कर लाना होता था। कुछ दिन बाद दीना ने देखा कि कुछ बड़े बड़े लोग अलग फार्म डालकर रहते हैं और वह खूब पैसा कमा रहे हैं। उसने सोचा कि अगर मैं इकट्ठी काय में जमीन ले लूं और वहीं घर बसा कर रहूं तो बात ही दूसरी हो जाए। इस तरह इकट्ठी और काय में जमीन खरीदने का सवाल बार बार उसके मन में उठने लगा। 3 साल इसी तरह से निकल गए। दीना जमीन किराए पर लेता और गेहूं बोता। मौसम ठीक गए, काश्त अच्छी हुई और उस पर माल जमा होने लगा। वह इसी तरह संतोष से बढ़ता जा सकता था, लेकिन हर साल और लोगों से जमीन किराए पर लेने और उसके लिए कोशिश और सिरदर्दी करके काम से वह थक गया था। जहाँ जमीन अच्छी होती वहीं लेने वह दौड़ पड़ते। इससे बहुत चौकस और चौकन्ना और होशियार न रहा जाता तो जमीन मिलना असंभव था। यह एक परेशानी की बात थी। इस पर तीसरे साल ऐसा हुआ कि दीना ने एक महाजन के साझे में कुछ काश्तकारों से एक जमीन किराए में ली। जमीन गोड़ कर तैयार हो चुकी थी कि कुछ आपस में तनतना हो गई और किसान लोग झगड़ा लेकर अदालत पहुंचे। अदालत में फिर मामला बिगड़ गया और की कराई मेहनत बेकार गई। दीना ने सोचा, अगर कहीं जमीन मेरी काय में मिल्कियत की होती तो मैं आजाद होता, क्यों यह पचड़ा बनता और बखेड़ा बढ़ता। उस दिन से वह जमीन के लिए निगाह रखने लगा। आखिर एक किसान मिला जिसने 1000 जमीन खरीदी थी, लेकिन उसके पीछे उसकी हालत संभल ना सकी। अब मुसीबत में पड़कर वह उसे सस्ती देने को तैयार था। दीना ने बात उससे चलाई और सौदा करना शुरू किया। आदमी मुसीबत में था, इससे दीना भाव दर में कमी करने लगा। आखिर कीमत 1000 रुपए तय पाई। कुछ नकद दे दिया जाए, बाकी फिर
सौदा पक्का हो गया था कि एक सौदागर अपने घोड़े के दाने पाने के लिए उस घर के आगे ठहरा। उसने दीना की बातचीत हुई तो सौदागर ने कहा कि मैं नर्मदा नदी के उस पार से चला आ रहा हूँ। वहाँ 1500 एकड़ उम्दा जमीन कुल 500 रुपए में मैंने खरीदी थी। सुनकर दीना ने उससे और सवाल पूछे। सौदागर ने कहा, बात यह है कि अफसर चौधरी से मेल मुलाकात करने का होना चाहिए। तो ज्यादा रुपए तो मैंने रेशमी कपड़े और गलीचे देने में खर्च किए होंगे, फिर शराब, फल मेवों की डालियां, चाय, सेट वगैरह के उपहार अलग। नतीजा यह कि फी एकड़ मुझे जमीन आनों के भाव पड़ गई। कहकर सौदागर ने अपने दस्तावेज सब दीना के सामने कर दिए। फिर कहा, जमीन ऐन नदी के किनारे है और सारा का सारा कितना इकट्ठा है, उपजाऊ इतना कि क्या पूछो। दीना ने इस पर उत्सुकता पूर्वक सौदागर से सवाल पर सवाल किए। उसने बताया, वहाँ इतनी जमीन है, इतनी कि तुम महीनों चलो तो पूरी ना हो। वहाँ के लोग ऐसे सीधे हैं जैसे भीड़ और जमीन समझो मुफ्त के भाव ले सकते हो। दीना ने सोचा, यह ठीक रहेगा। भला मैं अब 1000 एकड़ के लिए 1000 रुपया क्यों फंसाऊं? अगर वहां जाकर इतना रुपया जमीन में लगाऊं तो यहाँ से कई गुना ज्यादा जमीन मुझे पड़ जाएगी। दीना ने पूछताछ की, उस जगह कैसे जाया जाए? सौदागर ने सब बतला दिया। वह चला गया तो दीना ने भी अपनी तैयारी शुरू की। बीवी को कहा कि घर देखना भालना और खुद एक आदमी का साथ ले यात्रा को निकल पड़ा। रास्ते में एक शहर में ठहर कर वहाँ से चाय के डिब्बे, शराब और इसी तरह की उपहार की चीजें जो सौदागर ने बताई थी ले ली। फिर दोनों बढ़ते गए। चलते चलते आखिर 7वें रोज वहाँ पहुँचा जहाँ से कोल लोगों की बस्ती शुरू होती थी। उसने देखा सौदागर ने जो बात बताई थी वह सही थी। दरिया के पास जमीन ही जमीन थी, सब खाली। ये लोग उससे काम बना लेते थे, कपड़ा या सिरकी के तंबू में रहते, शिकार करते, मवेशी पालते और ऐसे ही मौज करते थे। न रोटी बनाना जानते थे, न अनाज उगाना सीखा था। दूध का छाछ, मट्ठा बनाते, पनीर बनाते, उसी तरह की शराब भी तैयार कर लेते थे। ये सब काम औरतें करती। मर्द खाने पीने और फुर्सत के वक्त चैन की बंसी बजाने में रहते। वे लोग मजबूत और स्वस्थ थे और काम धंधे का नाम बिना कुछ किए मगन रहते थे। अपने से बाहर उन्हें कुछ न पता था। पढ़ना लिखना जानते नहीं थे और हिंदी तक नहीं जानते थे। पर थे भोले सीधे स्वभाव के। दीना को देखते ही वे अपने तंबुओं से निकल आए, उसके चारों तरफ जमघट लगाकर खड़े हो गए। उनमें से एक दुभाषी का मार्फत दीना ने बताया कि मैं जमीन की खातिर आया हूँ। वे लोग बड़े खुश मालूम हुए। बड़ी आवभगत के साथ वे उसे अपने अच्छे से अच्छे डेरे में ले गए। वहाँ कालीन पर बिछे गद्दे पर बिठाया और खुद नीचे चारों ओर घिसकर बैठे। उसे पीने को चाय दी और दारू भी। उसकी मेहमानी में बढ़ बढ़कर दावत हुई। दीना ने भी गाड़ी में से अपने पास से भेंट की चीजें निकाली और सबको थोड़ी थोड़ी चाय बांटी। कोल लोग बहुत खुश थे। उन्होंने आपस में अजनबी की बाबत खूब चर्चा की। फिर दुभाषी से कहा कि मेहमान को सब समझा दो। द्विभाषी ने कहा कि ये लोग कहना चाहते हैं कि हम आपके आने से खुश हैं। हमारा यहाँ का कायदा है कि मेहमान की खातिर हमसे जो बन सके करें। आपकी कृपा के हम कृतज्ञ हैं। बतलाइए कि हमारे पास कौन सी चीज है जो आपको सबसे पसंद है, ताकि हम उसी से आपकी खातिर कर सके। दीना ने जवाब दिया कि जिस चीज को देखकर मैं बहुत खुश हूँ वह आपकी जमीन है। हमारे यहाँ जमीन की कमी है और वह उपजाऊ भी इतनी नहीं होती, लेकिन यहाँ उसका कोई पार नहीं है और वह जमीन उपजाऊ भी खूब है। मैंने तो अपनी आंखों से यहाँ जैसी धरती दूसरी देखी नहीं। द्विभाषी ने दीना की बात अपने लोगों को समझा दी। कुछ देर वे आपस में सलाह करते रहे। दीना समझ नहीं सकता कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन उसने देखा कि वे बहुत खुश मालूम होते हैं, बड़े हंस रहे हैं और जोर जोर से बोल रहे हैं। अनंतर वे चुप हुए और दीना की तरफ देखने लगे। फिर आपस में बात करने लगे। मालूम पड़ा जैसे उनमें कुछ दुविधा है। दीना ने पूछा कि उन लोगों में अब किस बात की अटक है। द्विभाषी ने बताया कि उनमें कुछ की राय है कि सरदार से जमीन देने के बारे में पूछ लेना चाहिए। गैर हाजिरी में कुछ कर डालना ठीक नहीं है। दूसरों का ख्याल है कि इस बात में सरदार के लौटने की राह देखने की जरूरत नहीं। जरा सी तो बात है। यह विवाद चल रहा था कि एक आदमी बड़ी सी बालदार टोपी पहने आ पहुंचा। सब चुप होकर उसके सम्मान में खड़े हो गए। द्विभाषी ने कहा, यही हमारे सरदार हैं। दीना ने फौरन अपने सामान में से एक बढ़िया लबाद निकाला और चाय का एक डिब्बा और अन्य चीजें सरदार को भेंट की। सरदार ने भेंट स्वीकार की और अपने आसन पर आ बैठा।
बैठते ही कोल लोगों ने उससे कुछ कहना शुरू किया। सरदार कुछ देर सुनता रहा, फिर उसने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। उसके बाद दीना की तरफ मुखातिब होकर हिंदुस्तानी में कहा, इन भाइयों ने जो कहा ठीक है, जितनी जमीन चाहे चुन लो, हमारे यहाँ उसका घाटा नहीं है। दीना ने सोचा कि मैं मन चाहे जितनी जमीन कैसे ले सकता हूँ, पक्का करने के लिए दस्तावेज वगैरह भी तो चाहिए, नहीं तो जैसे आज इन्होंने कह दिया कि यह तुम्हारी है, पीछे वैसे ही उसे ले भी सकते हैं। प्रकट में उसने कहा, आपकी दया के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। आपके पास बहुत धरती है और मुझे थोड़ी सी चाहिए, लेकिन मुझे भरोसा होना चाहिए कि मेरा अपना छोटा टुकड़ा कौन सा है और यह कि वह मेरा ही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जमीन को नाप लिया जाए और उतना टुकड़ा मेरे हवाले कर दिया जाए? मरना जीना ईश्वर के हाथ है और संसार में यही चक्कर चलता है। आप दयावान लोग तो मुझे यह देते हैं, पर हो सकता है कि पीछे आपकी औलाद उसको वापस ले लेना चाहे, तब? सरदार ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, जमीन तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। दीना ने कहा, सुना है यहाँ एक सौदागर आया था, उसको भी आपने जमीन दी थी और उस बाबत कागज पक्का कर दिया था। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि कागज पक्का हो जाए। सरदार समझ गया, बोला, हाँ जरूर, यह तो आसानी से हो सकता है। हमारे यहाँ एक मुंशी है, कस्बे में चलकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली जाए और रजिस्ट्री हो जाएगी। दीना ने पूछा, कीमत की दर क्या होगी? हमारी दर तो एक ही है, एक दिन के 1000 रुपए। दीना समझा नहीं, बोला, दिन का हिसाब यह कैसा है? यह बतलाइए कितने एकड़? सरदार ने कहा, यह सब गिनना गिनाना हमसे नहीं होता, हम तो दिन के हिसाब से बेचते हैं। जितनी जमीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो वही तुम्हारी, और कीमत है ही दिन भर की 1000। दीना अचरज में पड़ गया, कहा, एक दिन में बहुत सी जमीन को घेरा जा सकता है। सरदार हंसा, बोला, हाँ क्यों नहीं, बस वह सब तुम्हारी, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम उसी दिन उसी जगह ना आ गए जहाँ से चले थे तो कीमत जब्त समझी जाएगी। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं इस जगह से चला था? क्यों? हम सब साथ चलेंगे और जहाँ तुम ठहरने को कहोगे ठहरेंगे। उस जगह से शुरू करना और वहीं लौट आना। साथ फावड़ा ले लेना, जहाँ जरूरी समझे निशान लगा दिया। हर मोड़ पर एक गड्ढा किया और उस पर घास को जरा ऊंचा चिन दिया। पीछे फिर हम लोग चलेंगे और हल से उस निशान को उस निशान तक हदबंदी खींच देंगे। अब दिन भर में जितना चाहो बड़े से बड़े चक्कर तुम लगा सकते हो, पर सूरज छिपने से पहले जहाँ से चले थे वहाँ आ पहुँचना। जितनी जमीन तुम इस तरह नाप लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। दीना खुश हुआ। तय हुआ कि अगले सवेरे ही चलना शुरू कर दिया जाएगा। फिर कुछ गपशप हुई, खाना पीना हुआ। ऐसे ही करते करते रात हो गई। दीना के लिए उन्होंने खूब आराम के परों का बिस्तर लगा दिया। वे लोग रात भर के लिए विदा हो गए। कह गए कि पौ फटने से पहले ही वो आ जाएंगे, ताकि सूरज निकलने से पहले पहले मुकाम पर पहुंचा जाए। दीना अपने पैरों के बिस्तर पर लेटा तो रहा, उसे नींद न आई। रह रहकर वह जमीन के बारे में सोचने लगता था। चलकर मैं कितनी जमीन नाप डालूं, कुछ ठिकाना है? एक दिन में 35 मील तो आसानी से कर ही लूंगा। दिन आजकल लंबे होते हैं और 35 मील कितनी जमीन उसमें आ जाएगी? उसमें से घटिया वाली तो बेच दूंगा या किराए पर उठा दूंगा, लेकिन जो चुनी हुई बढ़िया होगी वह अपने फार्म बनाऊंगा। 2 दर्जन तो बैल फिलहाल काफी होंगे, 2 आदमी भी रखने होंगे। कोई 150 एकड़ में तो काश्त करूंगा, बाकी चराई के लिए। दीना रात भर पड़ा जमीन आसमान के कुलाबे मिलाता रहा। देर रात कहीं थोड़ी नींद आई। आँख झपी होंगी, किसी ने बाहर से खिलखिलाकर हंसने की आवाज उसके कानों में आई। अचरज हुआ कि यह कौन हो सकता है। उठकर बाहर आकर देखा कि कोत लोगों का वह सरदार ही बाहर बैठा जोर जोर से हंस रहा है। हंसी के मारे अपना पेट पकड़ कर रखा है। पास जाकर दीना ने पूछना चाहा, आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? लेकिन अभी पूछ पाया नहीं था कि देखता क्या है कि वह सरदार तो नहीं, बल्कि वह सौदागर बैठा है, जो भी कुछ दिन पहले उसे अपने देश में मिला था और जिसने जमीन की बात बताई थी। तब दीना उससे पूछने को हुआ कि यहाँ तुम कैसे हो और कब आए, लेकिन देखा तो वह सौदागर भी नहीं, बल्कि वह पुराना किसान है जिसने मुद्दत हुई तब सतलज पार की जमीन का पता दिया था। लेकिन फिर जो देखता कि वह किसान भी नहीं, बल्कि खुद शैतान है, जिसके खुर हैं और सींग है। वही वहां बैठा हुआ ठट्टा मारकर हंस रहा है। सामने उसके एक आदमी पड़ा हुआ है,
नंगे पैर, बदन पर बस एक कुर्ती धोती। जमीन पर वह आदमी औंधे मुंह बेहाल पड़ा है। दीना ने सपने में ही ध्यान से देखा, ऐसा पड़ा हुआ आदमी कौन है और कैसा। देखता क्या है कि वह आदमी दूसरा कोई नहीं, खुद दीना ही है और उसकी जान निकल चुकी है। यह देखकर डर के मारे वह घबरा गया। इतने में उसकी आंख खुल गई। उठकर सोचा कि सपने में आदमी जाने क्या क्या वाहियात बातें देख जाता है। यह सोचकर मुंह मोड़ दरवाजे के बाहर झांककर जो देखा तो सवेरा होने वाला था। सोचा समय हो गया, उन्हें अब जगह देना चाहिए, चलने में देर ठीक नहीं है। वह खड़ा हो गया और गाड़ी में सोते हुए अपने आदमी को जगाया। कहा कि गाड़ी तैयार करो। खुद कोल लोगों को बुलाने चल दिए। जाकर कहा सवेरा हो गया, जमीन नापने चल पड़ना चाहिए। कोल लोग सब उठे और इकट्ठे हुए। सरदार भी आ गए। चलने से पहले उन्होंने चाय की तैयारी की और दीना को चाय के लिए पूछा, लेकिन चाय में देर होने का ख्याल करके उसने कहा अगर जाना है तो हमको चल देना चाहिए, वक्त बहुत हो गया। कोल तैयार हुए और सब चल पड़े, कुछ घोड़े पर कुछ गाड़ी में। दीना नौकर के साथ अपनी छोटी बहली में सवार था। फावड़ा उसने साथ रख लिया था। खुले मैदान में जब पहुंचे तड़का फूट ही रहा था। पास एक ऊंची टेकड़ी थी, पार खुला हुआ बिछा मैदान। टेकड़ी में पहुंचकर गाड़ी घोड़ों से सब उतर आए और एक जगह जमा हुए। सरदार ने फिर आगे जाने कितनी दूर तक फैले मैदान की तरफ हाथ उठाकर दीना से कहा कि देखते हो, जहाँ तहाँ सब आंखें जाती हैं, वहां तक हम लोगों की जमीन है, उसमें जितनी तुम चाहो ले लो। दीना की आंखें चमक उठी। धरती एकदम अछूती पड़ी थी, हथेली की तरह हमवार और मुलायम, काली ऐसी की भिनोरा, और जहाँ कहीं जरा निशान था वहाँ छाते छाते जितनी तरह की हरियाली छाई थी। सरदार ने अपने सिर की रोएदार टोपी उतारी और धरती पर रख दी। कहा यह निशान रहा, यहाँ से चलो और यहाँ आ जाओ, जितनी जमीन चल लोगे वही तुम्हारी। दीना ने भी रुपए निकाले और टोपी पर गिनकर रख दिए। फिर उसने पहना हुआ अपना कोट उतार डाला और धोती को कस लिया। अंगोछे में रोटी रखी, आस्ती ने बढ़ाई, पानी को बंदोबस्त किया, आदमी से फावड़ा लिया और चलने को तैयार खड़ा हो गया। कुछ क्षण सोचता रह गया कि किस तरफ को चलना बेहतर होगा। सभी तरफ का लालच था। उसने तय किया आगे देखा जाएगा, पहले तो सामने सूरज की तरफ चलो। एक बार पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। अंगड़ाई लेकर बदन की सुस्ती हटाई और धरती के किनारे सूरज के मुंह चमकाने का इंतजार करने लगा। सोचने लगा कि मुझे वक्त नहीं खोना चाहिए और ठंड ठंड में अच्छा रास्ता पार हो सकता है। सूरज की पहली किरण का उनकी ओर आना था कि दीना कंधे पर फावड़ा संभाल खुले मैदान में कदम बढ़ाकर चल दिया। शुरू में वह न धीमे चला न तेज। 1000 गज चलने पर वह ठहरा। वहां एक गड्ढा किया और घास ऊंची चीन दी कि आसानी से दिख सके। फिर आगे बढ़ा। उसे बदन में फुर्ती आ गई। उसने चाल तेज कर दी। कुछ देर बाद दूसरा गड्ढा खोदा। अब पीछे मुड़कर देखा, सूरज की धूप में टेकड़ी साफ दिखती थी। उस पर आदमी खड़े थे और गाड़ी के पहियों की ओर चमकते दिखते थे। अंदाजन 3 मील तो वह आ गया होगा। धूप में ताप आता जाता था। कुत्ते पर से बास्केट उतारकर उसने कंधे पर डाल ली और फिर चल पड़ा। अब खासी गर्मी होने लगी। उसने सूरज की तरफ देखा। वक्त हो गया था कि कुछ खाने पीने की भी सोची जाती। एक पहर तो बीत गया, लेकिन दिन में 4 पहर होते हैं। हाँ, अभी जल्दी है, लेकिन जूते उतार डालो। यह सोच उसने जूते उतारकर अपनी धोती में खोस लिए और बढ़ चला। अब चलना आसान ना था। सोचा अभी 3-1 मील तो और भी चला लूं, तब दूसरी दिशा लूंगा। कैसी उम्दा जगह है, इसे हाथ से जाने देना हिमाकत है। लेकिन क्या अजब बात है कि जितना आगे बढ़ो उतनी जमीन एक से बढ़कर एक मिलती है। वह कुछ देर सीधा बढ़ा चला, फिर पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी मुश्किल से दिख पड़ती थी और उस पार के आदमी रेंगती चींटी से मालूम होते थे। वहां धूप में जाने क्या कुछ चलता हुआ सा दिख पड़ता था। दीना ने सोचा, ओह, मैं इधर काफी बढ़ाया हूँ, अब लौटना चाहिए। पसीना बेहद आ रहा था और प्यास भी लगाई थी। वहां ठहरकर उसने गड्ढा किया, ऊपर घास को ढेर चीन दिया। उसके बाद पानी पीकर सीधा बाईं तरफ मुड़ गया। चलता चला गया। घास ऊंची थी और गर्मी बढ़ रही थी। वह थकने लगा। उसने सूरज की तरफ देखा। सिर पर दोपहर हो गई थी। सोचा अब जरा आराम कर लेना चाहिए। वह बैठ गया, रोटी निकाल कर खाई और कुछ पानी पिया। लेटा नहीं कि कहीं नींद न आ जाए। इस तरह कुछ देर बैठ फिर आगे बढ़ चला। पहले तो चलना आसान हुआ, खाने से उसमें दम आ गया था।
लेकिन गर्मी तीखी हो चली और आंखों में उसके ऊँघ सी आने लगी। तो भी वह चलता ही चला गया। सोचा कि तकलीफ घड़ी दो घड़ी की है, आराम जिंदगी भर का हो जाएगा। इस तरह भी उसने काफी लंबी राह नापी। वह बाई तरफ मुड़ने ही वाला था कि आगे जमीन उपजाऊ दिखाई दी। उसने सोचा इस टुकड़े को छोड़ना तो मूर्खता होगी, यहाँ सनी की बाड़ी ऐसी उगेगी कि क्या कहना। यह सोच उसने उस टुकड़े को भी नाप डाला और पार आकर गड्ढे का निशान बना दिया। दूसरी तरफ मुड़ा, जो टेकड़ी की तरफ देखा तो ताप के मारे हवा कांपती सी मालूम हुई। उस कपकपी के धुंधकारे में से वह टेकड़ी की जगह मुश्किल से चिन्ह पड़ती थी। दीना ने सोचा कि क्षेत्र की ये दो भुजाएं मैंने ज्यादा नाप डाली हैं, अब इधर कुछ कम ही रहने दो। वह तेज कदमों से तीसरी तरफ बढ़ा। उसने सूरज को देखा। सूरज कोई 2/3 अपना चक्कर काट चुका था। मुकाम से अभी वह 10 मील दूर था। उसने सोचा कि छोड़ा जाने भी दो, मेरी जमीन का एक बाजू छोटी रह जाएगी तो छोटी सही, लेकिन अब सीधी लकीर में मुझे वापस चलना चाहिए। जो ऐसे कहीं दूर निकल गया तो बाजी गई। अरे इतनी ही जमीन क्या थोड़ी है। यह सोच दीना ने वहां तीसरे गड्ढे का निशान डाल दिया और टेकड़ी की तरफ मुंह कर ठीक उसे सीधे में चल दिया। नाक की सीध बांधकर वह टेकड़ी की तरफ चला, लेकिन अब चलते चलते मुश्किल होती थी। धूप उसका सत ले चुकी थी। नंगे पैर जगह जगह कट और छिल गए थे। टांगे जवाब दे रही थी। जरा आराम करने का उसका जी हुआ, लेकिन यह कैसे हो सकता था। सूरज छिपने से पहले उसे वहां पहुंच जाना था। सूरज किसी की बाट देखता बैठा नहीं रहता। वह पल पल नीचे ढल रहा था। उसके मन में सोच होने लगा कि मुझसे बड़ी भूल हुई, मैंने इतने पैर पसारे क्यों, अगर कहीं वक्त तक ना पहुंचा तो। उसने फिर टेकरी की तरफ देखा, फिर सूरज की तरफ। मुकाम से अभी वह दूर था और सूरज धरती के पास झुक रहा था। दीना जी तोड़ चलने लगा। चलने में सांस फूलती और कठिनाई होती थी, लेकिन तेज पर तेज कदम वह रखता गया। बढ़ा चला, लेकिन जगह अब भी दूर बनी थी। यह देख उसने भागना शुरू किया। कंधे से बास्केट फेंक दी, जूते दूर हटाए, टोपी अलग की, बरसात में निशान लगाने के लिए वह हल्का फावड़ा रहने दिया। रह रहकर सोच होता कि मैं क्या करूं। मैंने बिसात से बाहर चीज हथियानी चाहिए, उसमें बना काम बिगड़ा जा रहा है। अब सूरज छिपने से पहले मैं वहां कैसे पहुंचूंगा। इस सोच और डर के कारण वह हांफने लगा। वह पसीना पसीना हो रहा था। धोती गीली होकर चिपकी जा रही थी और मुंह सूख गया था, लेकिन फिर भी वह भागता ही जाता था। छाती उसकी लोहार की धोखनी की तरह चल उठी। दिल भीतर हथौड़ी की चोट सा धड़कने लगा। उधर टांगे बेबस हुई जा रही थी। दीना को डर हुआ कि इस थकान के मारे कहीं गिरकर ढेर ही न हो जाए। हाल यह था, पर वह रुक नहीं सका। इतना भागकर भी अगर जब मैं रुकूंगा तो वे सब लोग मुझ पर हंसेंगे और बेवकूफ बनाएंगे। इसलिए उसने दौड़ना ना छोड़ा, दौड़े ही गया। आगे कोल के लोगों की आवाज सुन पड़ती थी। वे उसको जोर जोर से कहकर बुला रहे थे। इन आवाजों पर उसका दिल और सुलग उठा। अपने आखिरी ताकत समेत वह दौड़ा। सूरज धरती से लगा जा रहा था। तिरछी रोशनी के कारण वह खूब बड़ा और लहू सा लाल दिख रहा था। अब वह डूबा, अब डूबा। सूरज बहुत नीचे पहुंच गया था, लेकिन दीना भी जगह के बिल्कुल किनारे आ लगा था। टेकड़ी पर हाथ हिला हिलाकर बढ़ावा देते हुए कोल लोग उसे सामने दिखाई देते थे। अब तो जमीन पर रखी वह टोपी भी दिखने लगी, जिस पर उसकी रकम भी रखी थी। वहां बैठा सरदार भी दिखाई दिया। वह पेट पकड़े हंस रहा था। दीना को सपने की याद हो आई। उसने सोचा कि हाय, जमीन तो काफी नाप डाली है, लेकिन क्या ईश्वर मुझे उसको भोगने के लिए बचने देगा। मेरी जान तो गई दिखती है, मैं मुकाम तक अब नहीं पहुंच सकूंगा। दीना ने हसरत भरी निगाह से सूरज की तरफ देखा। सूरज धरती को छू चुका था। वह बची कुची अपनी शक्ति से आगे बढ़ा, कमर झुकाकर भागा, जैसे कि टांगे साथ ना देती हो। टेकड़ी पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो आया था। उसने ऊपर देखा, सूरज छिप चुका था। उसके मुंह से एक चीख से निकल गई, ओह, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। यह सोचकर वह थमने को हुआ, लेकिन उसे सुन पड़ा कि खड़े हैं और उन्हें सूरज अब भी दिख रहा होगा। सूरज छिपा नहीं है, अगरचे मुझको नहीं दिखता। यह सोचकर उसने लंबी सांस खींची और टेकड़ी पर आंख मूंदकर दौड़ा। चोटी पर अभी धूप थी। पास पहुंचा और सामने टोपी देखी। बराबर सरदार बैठा वहीं पेट पकड़े हंस रहा था। दीना को फिर अपना सपना याद आया। उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। टांगों ने जवाब दे दिया। वह मुंह के बल आगे गिरा और उसके हाथ की टोपी तक जा पहुंचे। खूब खूब, सरदार ने कहा, देखो उसने कितनी जमीन ले डाली। दीना का नौकर दौड़ा आया। उसने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन देखता क्या है,
मालिक के मुंह से खून निकल रहा है। दीना मर चुका था। कोल लोग दया से और व्यंग से हंसने लगे। नौकर ने फावड़ा लिया और दीना के लिए कब्र खोदी और उसमें लिटा दिया। सिर से पांव तक कुल 6 फुट जमीन उसे काफी हुई।